नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलीवुड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आज बात करने जा रहे हैं कि क्या हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किस प्रकार से हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दो बातें समझनी होंगी कि विश्व में जो संविधान होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है आपका नम्य संविधान और एक होता है अनम्य संविधान। इसका मतलब ये है कि एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी अनम्य, जिनमें आप संशोधन नहीं कर सकते। उनमें संशोधन करने की जो स्कोप होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। पर जो नम्य संविधान यानी आपके फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उनके अंदर दोस्तों संशोधन जो है वो बड़े आराम से किया जा सकता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लेके चलें तो भारतीय संविधान जहां पे एक बिल्कुल अलग तरीके का निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा संविधान जो है वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी नम्यता और अनम्यता का दोनों का मिश्रण है। मतलब हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो वाया सिंपल मेजॉरिटी किए जा सकते हैं, सामान्य बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं, जो दिखाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी तरीके से बहुत सारे हमारे ऐसे अमेंडमेंट भी हैं, संशोधन जो हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर होते हैं, जहां पे आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे संविधान के अनम्यता को दिखाता है। तो अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम विश्व का देखें तो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यूके का जो संविधान है, वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जितना चाहे उतना संशोधन किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ से अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहां पे संशोधन किए जाने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए आज तक वहां पे बहुत कम संशोधन हुए भी हैं। तो भारतीय संविधान यहाँ पे दोनों के फीचर्स को मिक्स करता है और यहाँ पे बनता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी नम्यता और अनम्यता का मिश्रण यहाँ पे दिखाता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में संशोधन की, तो आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भाग 20 में दिया गया है, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसमें यहाँ पे बात की गई है कि संविधान में संशोधन करने की सर्वप्रथम बात शक्ति किसके पास होगी, और दूसरी सबसे मेन बात प्रोसीजर क्या होगा। तो आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे डील करता है ना कि सिर्फ पावर से, बल्कि प्रोसीजर से भी, यहाँ पे संविधान में संशोधन किस प्रकार से और कैसे किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी चीजों को समझेंगे और इन्हीं बातों को जानेंगे कि हमारे संविधान में संशोधन करने के तरीके क्या हैं और किस तरीके से संशोधन हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे और यहीं पे हम सारी चीजों को समझ लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे समझना होगा, एक मिनट रुकिएगा, कि हमारे संविधान में जो संशोधन करने की बात की गई है वो यहाँ पे किसके अंदर है, आर्टिकल 368 के अंदर। बट संशोधन हमारे यहाँ पे हमारे संविधान में तीन तरीके से हो सकता है। हमने देखा कि हमारा संविधान यहाँ पे ब्लेंड है रिजिडिटी का और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, यानी नम्यता और अनम्यता का। तो नम्यता और अनम्यता का हमारा संविधान क्या है, ब्लेंड है। तो अगर हम नम्यता के फीचर को देखें तो यहाँ हमारे संविधान में बहुत सारे जो संशोधन हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, यानी सामान्य बहुमत से। तो सिंपल मेजॉरिटी से जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो सारे फीचर्स हमारे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम अमेंडमेंट करने की बात करें तो हमारे देश में जो अमेंडमेंट हो सकता है वो किस तरीके से हो सकता है। एक तो इस तरीके से हो सकता है, सिंपल मेजॉरिटी जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, और दूसरा हो सकता है आर्टिकल 368 के अंदर। दूसरा तरीका क्या है, आर्टिकल 368 जो दिखाता है रिजिडिटी को। और आर्टिकल 368 यहाँ पे दो तरीके की मेजॉरिटी की बात करता है, और वो है एक तो स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट, आधे राज्यों की मंजूरी। इन दो आधारों पे यहाँ पे हमारे संविधान का क्या होता है, संशोधन हो सकता है। इन तीन प्रकार से संशोधन हो सकता है। तो अगर हमें यहाँ पे इसे समझना है तो बहुत आसान सी चीज है जो हम अभी समझ पाएंगे।
तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये मेजॉरिटी ही बटी हुई है, तो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, उसी में मेजॉरिटी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल मेजॉरिटी, तो ये आर्टिकल 368 के बाहर है, ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है। आर्टिकल 368 के अंदर यहाँ पे दो टाइप्स की मेजॉरिटी दी गई है, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। तो समझते हैं ये किस तरीके की होती है। अगर हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो ये क्या होता है, 50% ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मान के चलिए यहाँ पे जो सदन है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहां पे 100 आपके प्रेजेंट हैं और वोट होने के साथ साथ, प्रेजेंट होने के साथ साथ वोट कर रहे हैं उसमें से मान के चलिए 60। तो अगर आप इसकी मेजॉरिटी निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेजॉरिटी 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 31। तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी जो होगी वो इस तरीके से होगी। अगर 31 यहाँ पे सदस्य उस बिल के साथ जाते हैं तो वो बिल पास माना जाएगा। अगर हम यहीं पे स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो स्पेशल मेजॉरिटी को देखें तो इसमें दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है अगर कोई बिल इससे संबंधित होता है। दोस्तों, पहला, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो यहाँ पे हम टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस देख रहे हैं कितनी है, यहाँ पे मान के चलिए ये 100 हमने प्रेजेंट देखे हैं और वोट, तो प्रेजेंट और वोटिंग ये हो गए आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग। और मान के चलिए जो टोटल सदस्य थे वो थे आपके यहाँ पे 120। ठीक है, टोटल 120 थे, प्रेजेंट इतने थे, प्रेजेंट और वोटिंग आपके 60 थे। तो यहाँ पे अगर हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करेंगे तो हमें निकालनी पड़ेगी 120 का पहले मेजॉरिटी निकालना पड़ेगा। तो इसे अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे 2 6 12 और 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 61। तो पहली चीज तो आपको ये एक मेजॉरिटी लानी होगी और दूसरी मेजॉरिटी, दूसरी कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी होगी, वो होगी मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब यहाँ पे 60 का 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 1, तो 3 2 जा 6 और ये 0 40 और ये 41। आपको ये दोनों यहाँ पे पूरे करने होंगे। अब आप बोलोगे जब हमने ये पहली कंडीशन पूरी कर ली तो दूसरी की क्या आवश्यकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 120 के 120 प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो, तब यहाँ पे 2/3 इंटू 120 हो जाएगा, जो काफी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। 4 3 12 और ये 0 80। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस 1 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। चलिए, तो ये है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी, ये है आपकी सिंपल मेजॉरिटी। तो यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 के अंदर जो ये दोनों चीजें दी गई हैं, इसमें दूसरा प्रोविजन है स्पेशल मेजॉरिटी एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा विषय जिसमें राज्यों का हित किसी भी तरीके से जुड़ा हो तो आप स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास कराएंगे, मतलब इस वाली से। और आधे राज्य जो हैं देश के, हमारे देश के जो आधे राज्य हैं उस समय जो भी मौजूद होंगे, वो अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में सिंपल मेजॉरिटी यानी सामान्य बहुमत से उसे पास कराएंगे। तो ये इस तरीके से होता है हमारे संविधान में संशोधन। कुछ और टाइप्स की भी मेजॉरिटी होती है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और इफेक्टिव होती है मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बट संशोधन में यहाँ पे यही आपका इस्तेमाल होता है। बात करते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी से हमारे संविधान में क्या क्या बदला जाता है। बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों, वो सिंपल मेजॉरिटी से ही बदल दिए जाते हैं। जैसे नए राज्य का बनना बिगड़ना, नए राज्य की बाउंड्री नाम चेंज करना, किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना खत्म करना, सेकंड शेड्यूल, कोरम ऑफ पार्लियामेंट, सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, फिर मोर जुरिस्डिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनियन टेरिटरी, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल। ये आपको बहुत अच्छे से सारे ध्यान रखने हैं कि ये सारी चीजें आपकी सिंपल मेजॉरिटी से होती हैं। अगर हम बात करें आपके स्पेशल मेजॉरिटी की, तो ध्यान रखिएगा उसमें फंडामेंटल राइट और आपके डीपीएस भी आते हैं। बट यहाँ पे हम बात करें तीसरी वाली जो है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट चाहिए, यानी वो विषय जहां पे राज्यों का हित किसी ना किसी तरीके से आहित हो रहा हो। तो जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ एंड स्टेट,
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर काउंसिल, एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 368 में भी अगर बदलाव लाना है तो उसे तीसरे वाले प्रोविजन से करना होगा। आगे बात करते हैं कि अगर हम संविधान में संशोधन ला सकते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है कि संशोधन लाके पूरे संविधान की रूपरेखा ही बदल दी जाए, उसके मूल सिद्धांतों को ही बदल दिया जाए और पूरी व्यवस्था ही यहाँ पे चरमरा दी जाए। तो ऐसा रोकने के लिए यहाँ पे हम एक रेफरेंस लेते हैं केशवानंदा भारती केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 1973 में अपनी जजमेंट दी और कहा कि हमारे संविधान में कुछ है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है और आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारे संविधान में है बेसिक स्ट्रक्चर जिसे नहीं बदला जा सकता। अगर बात की जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ पे मेंशन है, तो किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपनी अलग अलग जजमेंट्स में इसके बारे में बताता रहता है कि क्या होगा हमारे संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, और उसे यहाँ पे बदला नहीं जा सकता है। अगर कोई भी प्रोविजन यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तन ला रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है। बट एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन हो सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूती देने के लिए उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से होता है हमारे संविधान में संशोधन। इसके लिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी संशोधन बिल जहां पे किसी भी सदन में आता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा वो राष्ट्रपति की मंजूरी से पहुंचा जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब ये संशोधन बिल आता है तो इसे बिल किससे संबंधित है उस हिसाब से ये पास होगा, जो हमने मेजोरिटी देख ली है कि किन किन विषयों में कैसे। बट यहाँ पे मूल बात आपको जो ध्यान रखनी है कि ऐसे किसी भी बिल पे क्या नहीं हो सकता, आपका ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। और एक बार जब ये बिल पास हो जाते हैं और उसके बाद जब ये राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए जाते हैं, एसेंट के लिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति ऐसे बिल को सहमति देने के लिए बाध्य है। मतलब ये उनके ऊपर बाइंडिंग है कि वो ऐसे किसी भी अमेंडमेंट बिल को अपना एसेंट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने समझा कि किस तरीके से हमारे संविधान में संशोधन होता है और किस तरीके से आप यहाँ पे इसे ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहीं पे आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।